नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका अपनी अभिजात क्लासेज पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और व्युत्पत्ति के आधार पर हमने उसके अर्थ को जाना। संधि की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि द्वयोः वर्णयोः मेलनेन, दो वर्णों के मेल से यत् परिवर्तनम विकारम वा उत्पद्यते, जो परिवर्तन या विकार उत्पादित होता है, तस्य विधानम एव संधि भवति, उसी का नाम ही संधि होता है। उसके बाद में हमने बात की जो महर्षि पाणिनि है, महर्षि पाणिनि के अनुसार संधि की डेफिनेशन क्या होती है, और हमने लिखा परः सन्निकर्षः संहिता कि दो वर्णों की अत्यधिक जो समीपता होती है, निकटता होती है, उसकी संहिता संज्ञा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संधि को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने संधि के भेदों पर बात की तो आचार्य जो भट्टोजी दीक्षित हुए हैं, भट्टोजी दीक्षित ने संधि के 5 भेद स्वीकार किए हैं। पहले नंबर पर उन्होंने माना स्वर संधि, दूसरे पे प्रकृति भाव संधि, तीसरे पे व्यंजन संधि, चौथे पे विसर्ग संधि और 5 नंबर पे उन्होंने माना स्वादि संधि। उसके बाद जो अभी आचार्य वरदराज है, उन्होंने प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि में और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समावेश करते हुए उन्होंने संधि के कितने भेद माने? 3 भेद माने। कितने भेद माने दोस्तों? 3 भेद माने। आचार्य वरदराज के अनुसार हम अगर संधि के भेदों की बात करें तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। आज हम बात करेंगे उस 3 भेदों पर कि वो 3 भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अच संधि। अच किसको कहते हैं दोस्तों? स्वर को। अच संधि। 1 नंबर पे क्या है? अच संधि। अब हम बात करेंगे अच संधि में क्या होता है। अच संधि में क्या होता है तो देखिए दोस्तों, अच संधि में क्या करेंगे? अच संधि में दोनों तरफ क्या आते हैं? स्वर आते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझना। यहां से ही आप एक तरह से कह सकते हो ये पहचान है स्वर संधि की, व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की। क्या क्या पहचान होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। बात करते हैं स्वर संधि की तो याद रखें दोस्तों, स्वर संधि के अंदर दोनों तरफ किसका मेल होता है? दोनों तरफ क्या आते हैं? स्वर आते हैं। कहने का मतलब है जो पूर्व पद होता है उसका अंतिम पद भी स्वर होगा और जो द्वितीय पद है उसका पहला वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर वहां स्वर संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों? स्वर संधि मानी जाती है। उसके बाद हम नंबर 2 पे बात करें तो 2 नंबर पे संधि आती है हल संधि, जिसको हम व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं। किस संधि के नाम से जानते हैं? व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं। देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में या तो दोस्तों इधर स्वर आपको स्वर मिलेगा और इधर आपको क्या मिलेगा? व्यंजन मिलेगा, या इधर आपको व्यंजन मिलेगा और इधर आपको क्या मिलेगा दोस्तों? स्वर मिलेगा, या हम कह सकते हैं दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा? व्यंजन मिलेगा। दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा दोस्तों? व्यंजन मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो नंबर 3 पे संधि है, उसका नाम है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है? विसर्ग संधि में आपको पहले तो क्या मिलेगा? विसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? विसर्ग मिलेगा। विसर्ग के बाद में आपको स्वर भी मिल सकता है या व्यंजन भी मिल सकता है। तो दोस्तों एक बार इसको अच्छे से समझ लें। मैं कह रहा हूं यदि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो वहां कौन सी संधि मानी जाती है? वहां स्वर संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों? स्वर संधि मानी जाती है। स्वर संधि के भेदों की अभी हम बात करेंगे। स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं तो याद रखना दोस्तों, जहां पर स्वर है और स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा है वहां स्वर संधि मानी जाती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए बिल्कुल सिंपल सीधा सा एग्जाम्पल है, विद्याधन आले है। विद्याधन आले है।
देखिए दोस्तों, विद्या, दा में क्या आ रहा है? आ। इधर क्या स्वर आ रहा है? आ। और इधर क्या है आगे? आ। हम कह रहे हैं कि आ के बाद किसका मेल हो रहा है? आ का, अर्थात स्वर के बाद स्वर का मेल हो रहा है। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? स्वर संधि होगी। अब आप कहेंगे स्वर संधि में कौन सा? तो उसमें हम स्वर संधि में यहाँ दीर्घ संधि होगी और उसके भेदों पर हम बात करेंगे, तब अच्छे से देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं व्यंजन संधि के ऊपर कि व्यंजन संधि क्या है। तो हम बात करेंगे, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर है और द्वितीय पद का पहला वर्ण कोई व्यंजन है, या हम कहें कि इधर तो क्या हो? स्वर हो और इधर क्या हो? व्यंजन हो, तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। रिट की एग्जाम के साथ साथ जो पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे भी अच्छे से देख लें, उनके पाठ्यक्रम में भी संधि टॉपिक है। तो देख लें कि जब स्वर का व्यंजन के साथ मेल होता है तो वहां व्यंजन संधि मानी जाती है। कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि। इसका अगर एग्जाम्पल मैं दूं तो देखिए, शिव धन छाया, शिव धन छाया। यहाँ पे देखिए, शिव व में क्या आ रहा है दोस्तों? एस स्वर आ रहा है। व में क्या आ रहा है? एस स्वर आ रहा है। आगे क्या है? छ, मतलब व्यंजन वर्ण है। तो हम कह सकते हैं पहले तो स्वर आ रहा है, पहले तो क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है और आगे क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। या हम कह सकते हैं कि पहले तो क्या होगा? कोई व्यंजन वर्ण होगा। पहले तो क्या होगा? कोई व्यंजन वर्ण होगा, उसके बाद में कोई स्वर वर्ण होगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखें, जगत धन ईशः, जगत धन ईशः। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ते, व्यंजन है, हलंत में है, इसका मतलब ये व्यंजन वर्ण है। और उसके बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो जब पहला व्यंजन के बाद में किसी स्वर का योग होता है तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। या हम कहें कि दोनों तरफ ही क्या हो? व्यंजन वर्ण हो। दोनों तरफ ही क्या हो? व्यंजन वर्ण। जैसे हम बात करें, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। यहाँ पे देखिए, ये भी व्यंजन वर्ण है और इसके साथ व्यंजन वर्ण का योग हो रहा है। तो समझ जाए दोनों तरफ व्यंजन वर्ण है, इसका मतलब यहाँ भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो दोस्तों समझ जाना, यदि प्रथम पद के आगे विसर्ग है, यदि प्रथम पद के आगे विसर्ग है और विसर्ग के बाद में कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो आप समझ जाना कि वहां पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। वहां कौन सी संधि होगी दोस्तों? विसर्ग संधि होगी। जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल है, नमः धन ते, नमः धन ते। देखिए, नमः है, मैंने कहा पूर्व पद के अंत में क्या मिलेगा आपको? विसर्ग जरूर मिलेगा। विसर्ग संधि के अंदर पूर्व पद के आगे आपको विसर्ग जरूर मिलेगा। विसर्ग के बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। यहाँ पे हमने लिखा ते, नमः धन ते, विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि है। यदि हम एक एग्जाम्पल और देखें, अतः धन एव, अतः धन एव। यहाँ पर देखिए, पूर्व पद के आगे क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि होगी? इनमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश की है कि स्वर संधि की पहचान क्या होती है। अतः हम यहाँ से इनकी परिभाषा के ऊपर आ सकते हैं कि यदि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल होता है तो वहां पर क्या होगा? स्वर संधि होती है। वहां पे क्या होती है दोस्तों? स्वर संधि होती है। यदि हम स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन या के बाद स्वर वर्णों का जब मेल होता है वह व्यंजन संधि मानी जाती है, और जब विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वह
विसर्ग संधि मानी जाती है। तो ये हमने संक्षेप में जाना। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होती है। तो चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं स्वर संधि के ऊपर। स्वर संधि हम किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वर संधि के ऊपर। तो देखिए स्वर संधि जिसे हम क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अच संधि कहते हैं। देखना अच, अच किसको कहते हैं, स्वर को। अच संधि ही कौन सी संधि है दोस्तों, अच संधि। आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि स्वर संधि कहां कहां होती है, या हम कहें कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको एक बार पूरी संधियों पर प्रकाश डालकर बताता हूं। देखिए स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों, हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं और आपको पता है संस्कृत जो व्याकरण है वो माहेश्वर सूत्रों पर टिकी हुई है, और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमने स्वरों की संख्या कितनी मानी थी, 9 मानी थी। सबसे पहले अभी हमने चर्चा की जो स्वर संधि होती है, उस स्वर संधि में दोनों तरफ क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। दोनों तरफ क्या होते हैं दोस्तों, स्वर वर्ण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्वराणाम, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसकी परिभाषा क्या होती है कि स्वराणाम स्वरिही, स्वरों का स्वर के साथ सह मेलनेन, स्वराणाम स्वरिही सह मेलनेन, यत् परिवर्तनम विकारम वा उत्पद्यते तस्य अभिधानम एव अच अस्ति। देखिए दोस्तों, स्वराणाम स्वरिही सह मेलनेन, स्वराणाम स्वरों का, स्वरिही सह स्वरों के साथ, मेलनेन मेल से, यत् जो, परिवर्तन, विकार व अथवा उत्पद्यते उत्पादित होता है, तस्य उसका, अभिधानम नाम, एव ही अच संधि ही अस्ति, अच संधि होती है। हम कह सकते हैं कि स्वरों का स्वर के साथ मेल करने से जो परिवर्तन या विकार उत्पादित होता है उसका नाम ही क्या है, स्वर संधि है। उसका नाम ही क्या है दोस्तों, स्वर संधि है। तो देखिए अब हम बात करेंगे स्वर संधि के भेद के ऊपर, और संक्षेप में हम सभी को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखना अच्छे से। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखना कि यहां पर भी क्या हो, स्वर हो। और इधर भी क्या हो, स्वर हो। कहने का मतलब यह है कि स्वर का स्वर के साथ क्या हो, मेल हो। हम कह सकते हैं ये जो पूर्व पद है इसका अंतिम वर्ण, और जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण यदि स्वर है तो वहां कौन सी संधि मानी जाएगी दोस्तों, स्वर संधि मानी जाएगी। कौन सी संधि मानी जाएगी दोस्तों, स्वर संधि मानी जाएगी। अब देखना स्वर संधि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, अच्छे से समझना दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों के ए, ई, हु, री, ए, ओ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, हम दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा हम ऊपर लिखें।
यहां हम लिख देते हैं स्वर और इधर क्या है स्वर, मतलब स्वर का स्वर के साथ ए ई उ री रे ए ओ आई और दोस्तों क्या है औ। इधर भी हम क्या लिख देते हैं ए ई उ री रे ए ओ आई और क्या है दोस्तों औ। अब देखना दोस्तों, मैंने कहा माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं 9 हैं, और आपको पता है संस्कृत जो व्याकरण है वो हमारी माहेश्वर सूत्रों पर टिकी हुई है। तो देखना मैंने लिखा स्वर 9 होते हैं, इधर इनके सामने भी मैंने 9 स्वर लिख दिए। अब इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले है दोस्तों ए स्वर है। सबसे पहले क्या है ए ई उ री और री, इनको जानने का प्रयास करें। सबसे पहले दोस्तों यहां तक हम जानेंगे कि ए ई उ री और री, इनके बाद यदि समान स्वरों का योग हो रहा है, या हम कहें ए के बाद ए आ रहा है, ई के बाद ई आ रहा है, उ के बाद उ आ रहा है, री के बाद री और री के बाद री, तो वहां कौन सी संधि होगी दोस्तों? वहां कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी दोस्तों? स्वर्ण दीर्घ संधि मानी जाती है। वहां कौन सी संधि मानी जाती है? स्वर्ण दीर्घ संधि मानी जाती है। अच्छे से समझना दोस्तों इस चीज को। कौन सी संधि होगी? स्वर्ण दीर्घ संधि होगी। हम कहें कि ए के साथ ए वर्ण का मेल हो रहा है। अब देखना, एक मैंने लिखा स्वर्ण, क्या लिखा? स्वर्ण। स्वर्ण एक होता है समान, समान का मतलब होता है ए के बाद ए होना, और स्वर्ण क्या करता है? स्वर्ण उसके पूरे परिवार का बोध कराता है। अर्थात हम कह सकते हैं ए के बाद ए भी हो सकता है, या इसका दीर्घ रूप आ भी हो सकता है, या हम कहें ई के बाद ई हो, उ के बाद उ हो, या बड़ा उ के बाद बड़ा उ हो, कैसे भी हम इनको कह सकते हैं। तो याद रखना, यदि ए ई उ री के बाद इन्हीं के जैसे वर्ण आ रहे हैं तो वहां कौन सी संधि होगी दोस्तों? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? दीर्घ संधि होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ए के बाद में, ए के बाद ये जो 4 वर्ण हैं, ए के बाद में ये जो 4 हैं, ई उ री और री, ए के बाद जब ई आए या उ आता है या री आता है या री आता है, तो वहां कौन सी संधि मानी जाएगी दोस्तों? वहां गुण संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों? गुण संधि मानी जाती है। याद रखना, ए के बाद में ई आए, या ए के बाद उ हो, या ए के बाद री हो, या ए के बाद री हो, तो वहां कौन सी संधि होगी दोस्तों? वहां गुण संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाएगी दोस्तों? गुण संधि मानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ए के साथ में, ए के बाद यदि ये 4 वर्ण हो, ए के बाद यदि ए ओ आई औ, ए के बाद यदि ए ओ आई औ का योग हो रहा है, तो वहां दोस्तों कौन सी संधि मानी जाती है? वृद्धि संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाएगी दोस्तों? वृद्धि संधि मानी जाती है। तो हमने 3 संधियों के ऊपर देखा, इधर का पोर्शन पूरा हो चुका। अब हम आते हैं इधर की साइड। अब देखना दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनके ऊपर। पहले हमने देखा ए के बाद ए का योग होता है तो वहां दीर्घ संधि होती है, और शुरू के जो 5 वर्ण हैं, मतलब ए ई उ री री, इनके बाद यदि इन्हीं के जैसा कोई वर्ण आता है तो वहां क्या होती है? स्वर्ण दीर्घ संधि मानी जाती है। उसके बाद हमने बात की
ए के बाद ए को छोड़कर ई उ री री ये 4 वर्णों का जब योग होता है वहां गुण संधि मानी जाती है। और इनके बाद ए के बाद ए ओ ऐ औ इनका जब योग होता है या इनका जब मेल होता है तो वहां वृद्धि संधि मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि ए ई उ री और री, ई उ री री इनके बाद जब कोई असमान स्वर होता है, मतलब ई के बाद ई हो जाएगा या उ के बाद उ, री के बाद री, री के बाद में री, अर्थात एक जैसे वर्ण हो जाएंगे, वहां तो दीर्घ संधि हो जाती है। लेकिन ई उ री री के बाद समान स्वरों को छोड़कर अस्वर्ण स्वर हो, मतलब असमान स्वर हो, तो वहां कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों? वहां यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि होगी दोस्तों? यण संधि होती है। बार फिर से देख लें, ई उ री री के बाद इन्हीं के जैसा स्वर न होकर कोई असमान स्वर वर्ण होता है तो वहां दोस्तों कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। कौन सी संधि होगी दोस्तों? यण संधि होगी। फिर बची ए ओ ऐ औ। ये जो 4 वर्ण हैं ए ओ ऐ औ, इनके बाद में यदि कोई भी स्वर हो, चाहे समान स्वर हो चाहे असमान स्वर हो, चाहे स्वर्ण स्वर हो चाहे अस्वर्ण स्वर हो, वहां हम कौन सी संधि कर देते हैं? अयाधी संधि कर देते हैं। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? अयाधी संधि हो जाएगी। अच्छे से देख लें, हमने संधि स्वर संधि के जो मुख्यतः जो 5 भेद होते हैं, वैसे तो इसके 8 भेद होंगे, लेकिन दोस्तों एग्जाम में जो रीट की एग्जाम है या जो पटवारी का एग्जाम है, जो सीटेट का एग्जाम है, वहां पर मुख्यतः इन 5 संधियों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो संस्कृत की जो शब्दावली है वो विशेष रूप से इन्हीं संधियों के शब्दों पर निर्धारित है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो संधि है, स्वर संधि के भेद। एक पूर्व रूप संधि है, एक पररूप संधि है, और एक हमने आचार्य वरदराज ने समाहित की जिसका नाम था प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के कितने भेद होंगे? 8 भेद होंगे। लेकिन हम मुख्यतः कितने भेदों को अच्छे से पढ़ना है आपको, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इन्हीं 5 जो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, इन्हीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको संक्षेप में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है, एक बार फिर से बता देता हूं। शुरुआत के जो 5 स्वर वर्ण हैं, उनके बाद यदि उन्हीं के जैसा कोई स्वर वर्ण सामने हो तो वहां स्वर्ण दीर्घ संधि मानी जाती है। और यदि ए के बाद ई उ री री वर्ण हो तो वहां गुण संधि मानी जाती है। छोटा बड़ा हो सकता है। अगर हम इसको कहें कि ए के बाद या आ के बाद ई या बड़ा ई, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ये चले, तो वहां इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे गुण संधि कहते हैं। इसी तरह से ए के बाद में यदि ए ओ ऐ औ का जब मेल होता है तो वहां वृद्धि संधि मानी जाती है। इसके बाद ये पोर्शन होने के बाद इधर आएंगे ई उ री री, इनके बाद जब ये स्वर आएंगे तो वहां तो दीर्घ संधि हो जाती है। लेकिन ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आता है, इन्हीं के जैसा स्वर नहीं आता है, इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण आता है तो वहां यण संधि हो जाती है। ए ओ ऐ औ के बाद में चाहे कोई भी स्वर हो, चाहे समान स्वर हो चाहे असमान स्वर हो, वहां कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों? अयाधी संधि हो जाती है। ये मैंने आपको आज बताया कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वर संधि जिसमें स्वर और स्वर का मेल होता है। उसके बाद हमने बात की व्यंजन संधि के ऊपर। व्यंजन संधि में या तो स्वर मिलेगा, स्वर के बाद व्यंजन वर्ण का मेल होगा, या हम कह सकते हैं कि किसी व्यंजन के साथ में स्वर वर्ण का मेल होगा, या दोनों तरफ व्यंजन वर्णों का योग होगा। उसके बाद हमने बात की विसर्ग संधि पर। तो मैंने कहा कि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो वहां विसर्ग संधि ही मानी जाती है।
उसके बाद में हमने स्वर संधि की डेफिनेशन पर प्रकाश डाला और हमने लिखा स्वराणाम स्वरे ही सह मेलनेन कि स्वरों का स्वर के साथ मेल से यत परिवर्तनम विकारम वा उत्पद्यते, जो परिवर्तन या विकार उत्पादित होता है, तत् तस्य अभिधानम एव अच संधि भवति या अस्ति, उसी का नाम ही स्वर संधि होती है। फिर हमने बात की स्वर संधि के भेद के ऊपर। ये मैंने छोटा सा एक डायग्राम आपको बना के बताया और संक्षेप में बताने की कोशिश की कि 5 संधियां जो मुख्यतः स्वर संधि की होती है वो कैसे कैसे होती है। दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रम से इन संधियों के ऊपर, इनकी डेफिनेशन को जानेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसका आंसर देने का मैं जरूर प्रयास करूंगा या आपको अगली वीडियो में उसका समाधान आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।